स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली थर्मोडायनेमिक न्यूमेरिकल पर हम लोगों ने डेडिकेट किया है। हम लोग थर्मोडायनेमिक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आज के क्लास में करेंगे। हम लोग थर्मोडायनेमिक को न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार जरा फार्मूले आप लोगों को रिव्यू करवा देते हैं। क्या क्या फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे इस चैप्टर में। पहला फार्मूला इस चैप्टर का है Q is equals to heat is equals to mc delta T। ये पहला फार्मूला है जहां पर Q का मतलब हीट है, M का मतलब मास है, C का मतलब है हीट कैपेसिटी और डेल्टा T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा फार्मूला यहीं से आता है Q is equals to NCM डेल्टा T। मतलब अगर C की जगह Cm ले लिया जाए, इसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। N तब M मास नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये चेंज हो जाता है यहां पर। अब N मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, Cm है मोलर हीट कैपेसिटी। ये दो चीजें नहीं चेंज हुई। ये फार्मूला एक यूज होगा बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला डेल्टा H इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू HP माइनस HR। H चेंज इन एंथैल्पी है, ये डेल्टा H का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी। HP मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। उसके बाद डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये एक फार्मूला है जिसके कई सारे वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर ये फार्मूला बन जाता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एट कांस्टेंट टेम्परेचर यही फार्मूला बन जाता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब डेल्टा U प्लस वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो V डेल्टा P, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। और तीसरा, इसकी जगह मैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT भी लिख सकता हूं, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू nRT होते हैं। तो इस फार्मूले के तीन वेरिएंट है। ये एक वेरिएंट है, ये एक दूसरा वेरिएंट है और ये एक तीसरा वेरिएंट है। ये तीन वेरिएंट है, इसी फार्मूले के तीन वेरिएंट है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट कहीं पर यूज नहीं होगा, बट ये तीन वेरिएंट यूज होंगे। और ये एक फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आप लोगों को। ये एक फार्मूला है जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। ये एक फार्मूला है जो मैंने आप लोगों को बताया जो बहुत यूज होगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फेमस है फार्मूला, क्या, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये बहुत ज्यादा यूज होगा। इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये चेंज इन एंथैल्पी, और यहां पे एक नई चीज आ गई, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। और एक नोट लिखकर आगे बढ़ेंगे हम। नोट ये है कि इन चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, जो टेम्परेचर होता है ना बच्चों, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है, अगर नहीं दिया गया टेम्परेचर क्वेश्चन में, तो हमें SATP स्टैंडर्ड एम्बिएंस टेम्परेचर प्रेशर मानना पड़ता है। और वो टेम्परेचर होता है तुम लोगों का 25 डिग्री, मतलब 298 केल्विन। टेम्परेचर
is not given, use 298 केल्विन। 298 केल्विन टेम्परेचर यूज कर सकते हैं या फिर करना है। इसके अलावा एक और फार्मूला भी है जो कम यूज होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2.303 RT log KC। यहां पर R वही है जो उधर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T का मतलब वही है टेम्परेचर, और Kc का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी एक फार्मूला है। तो बेसिकली मैंने थर्मोडायनेमिक्स के सारे फार्मूले लिख दिए। 6 ही फार्मूले हैं जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम पूरा चैप्टर निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.5। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर इतना। मीथेन का CH4 का एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी ऑफ मीथेन दे रखा है इसने CH4। मैं ऐसे लिखूंगा, H मतलब एंथैल्पी और CH4 की एंथैल्पी है -890.3 किलोजूल पर मोल। फिर कह रहा है एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट, मतलब कार्बन की एंथैल्पी है -393.5 किलोजूल पर मोल। और फिर कह रहा है डाइहाइड्रोजन, मतलब एंथैल्पी ऑफ H2 दे रखा है -285.8 किलोजूल पर। अब कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालो। मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप लोगों को निकालो। तो मैं आप लोगों को क्या कहूंगा, तरीके तो ऐसे बहुत है करने के, हम लोग डायरेक्ट तरीका मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं करने के लिए। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा, पहले डायरेक्ट मेथड, फिर हेस लॉ से। डायरेक्ट मेथड, और आप भी कोशिश करेंगे डायरेक्ट मेथड से ही ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने की। MCQ है, 2 मिनट में हो जाएगा। पहले फॉर्मेशन की एंथैल्पी पूछ रहा है, तो जिस रिएक्शन की डिमांड है वो कर लो। CH4 बनेगा कैसे? CH4 बनेगा ऐसे, है ना, C+2H2 से CH4 बनेगा। और सभी में सिर्फ एक ही फार्मूला चला दिया करो, इसी से बात बन जाती है, वो है डेल्टा H इज इक्वल्स टू HP माइनस HR, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा H कितना है निकालना है आपको, बहुत बढ़िया। अब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में है क्या? CH4, तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ CH4 आएगा यहाँ पर बस, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में कौन कौन है? एक है कार्बन, तो एंथैल्पी ऑफ कार्बन, और 2 इंटू H2 है बेटा, 2 इंटू H2 मतलब प्लस ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ H2। ये ध्यान से, ये स्टेप नहीं करा तो आंसर गलत। 2 क्यों किया गया? क्योंकि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब 2 H2 का है, और ये जो एंथैल्पी दे रखी थी वो सिर्फ एक H2 की है, डाइहाइड्रोजन की है। यहाँ पर 2 डाइहाइड्रोजन है, तो इसका तो CH4 की जगह वैल्यू डाल देंगे, CH4 की -890.3 है, माइनस एंथैल्पी ऑफ कार्बन की जगह -393.5, और फिर 2 इंटू में हाइड्रोजन की वैलेंसी की, हाइड्रोजन की वैल्यू है -285.8, 285.8, एंड बाय सॉल्विंग ऑल दिस वैल्यूज आपका आंसर कितना आ रहा है? लगभग -74.8 आ रहा है। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? अब दूसरा तरीका देखिए जरा। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? हेलो? यस सर। हाँ, दूसरा तरीका देखिए, हेस लॉ। हेस लॉ के हिसाब से यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दे रखा है, मीथेन का कंबशन, मीथेन का कंबशन, मीथेन का कंबशन का मतलब है CH4 जब O2 में जला रहे हो तो CO2 मिल रहा है, H2O मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है आप लोगों को।
इसको बैलेंस करिए, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2H2O आ जाएगा। आप ये वाला डायरेक्ट मेथड यहां पे भी अप्लाई कर सकते थे, यहां पे भी अप्लाई कर सकते, कैसे दिखाऊं? देखो, जैसे ये नहीं करना आपको, ये डायरेक्ट मेथड यहां पे लगाना है तो आप यहां पे भी कर सकते हैं। कैसे? यहां पर भी कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट मेथड इधर लिख देता हूं, हेस लॉ से बता दूंगा एक और बार कैसे कर सकते हैं। देखो दोबारा, ये रिएक्शन लिखिए, अब सबके नीचे एंथैल्पी लिख दो। इसकी पूछ रहा है एक्स, मान ली, नहीं सॉरी, दे रखी है -890.3। O2 की, अकेले O2 की 0 होती है, आप सब जानते हैं। O2 की क्यों 0 होती है? कोई चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है। जैसे CH4 है तो किससे बना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन से। CO2 है तो किससे बना होगा? कार्बन और ऑक्सीजन से। H2O है तो H2 और O2 से बना होगा। तो इस तरह से O2 किससे बना है? O2 किसी से नहीं बना भाई। O2 की एंथैल्पी कितनी होगी? 0, क्योंकि O2 किसी से नहीं बना। 0। CO2 की कितनी दे रखी है? -393.5। और H2O की कितनी दे रखी है? -285.8। पूछ रहा है इसकी एंथैल्पी चेंज कितनी है, तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसमें भी ये फार्मूला डाल सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू HP। प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है? CO2 की एंथैल्पी CO2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? एंथैल्पी ऑफ CH4। एंथैल्पी ऑफ CO2 कितनी है? -393.5 प्लस 2 इंटू H2O की कितनी है? -285.8 माइनस CH4 की कितनी है? -890.3। इसको सॉल्व करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं यही क्वेश्चन करना बट हेस लॉ से, तो एक बार कौन मुझे बताएगा हेस लॉ क्या है? कोई बच्चा बताना चाहता है? हेस लॉ क्या है? कोई बच्चा बताएगा? हाँ बेटा बताइए। कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में या मल्टीपल स्टेप में उसकी एंथैल्पी सेम रहेगी। गुड। कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो या एक से अधिक स्टेप में हो, उसकी एंथैल्पी सेम रहेगी, एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रिएक्शन occurs in one step or more than one step, enthalpy remains same। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एंथैल्पी सेम रहेगी। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को करना चाहता हूं, टारगेट क्या है? टारगेट चीज क्या पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में? हमसे पूछ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो CH4 कैसे बनेगा? C प्लस 2H2 गिव्स CH4, ऐसे बनेगा। मैंने अभी भी लिख के भी दिखाया था आप लोगों को, ऐसे बनेगा। अब इसके इनडायरेक्ट स्टेप्स क्या है? ध्यान से, इसके इनडायरेक्ट स्टेप्स हैं, आप लोगों को इधर चाहिए कार्बन। रिएक्शन क्या क्या दे रखी है? कार्बन के कंबशन की दे रखी है, मीथेन की कंबशन की दे रखी है। तो पहली रिएक्शन दे रखी है CH4 की कंबशन की, 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। इसकी जो एंथैल्पी दे रखी है वो हम लोगों ने चेंज इन एंथैल्पी निकाल ली ऊपर। -890 इसके कंबशन की दे रखी है, -890, है ना? फिर C प्लस O2 बन रहा है CO2, इसकी कितनी दे रखी है? -393.5।
फिर H2 प्लस हाफ O2 H2O देगा। इसकी कितनी दे रखी है? -285.8। अब तुम्हें इस रिएक्शन के हिसाब से CH4 चाहिए, उधर डिमांड है, ये रिक्वायर्ड है उधर की तरफ। तो अब तुम क्या करोगे? CH4 को उधर करने के लिए इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखोगे। और जब इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखा जाएगा, इसका मतलब इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखा जाएगा तो CO2 इधर आ जाएगा, प्लस 2H2 इधर आ जाएगा। याद करिए, हमने बहुत करे हैं क्लासेस में। फिर CH4 और फिर 2O2, और इसकी जो एंथैल्पी होगी वो माइनस से हटकर आ जाएगी प्लस, निशान बदल जाता है। अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे, इन तीनों स्टेप की एंथैल्पीज को जब आप सॉल्व करो, इन तीनों की एंथैल्पी को सॉल्व करो, तो CO2 से CO2 कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल। पर यहां पर कितने H2O बन रहे हैं? 2 H2O बन रहे हैं। इधर भी आपको 2 H2 चाहिए, तो 2 H2 के लिए क्या करेंगे आप? 2 H2 ले लेंगे और यहां पर 2 H2 बना लेंगे। तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 H2O कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या क्या बचा देखो ध्यान से। इधर बच गए हमारे पास 2 O2 और उधर 2 O2 निकल गए, कैंसिल। तो इधर बच गया सिर्फ C2H2 और उधर बच गया CH4। देखो यही रिक्वायर्ड थी बच्चों, देखो ध्यान से, यही रिक्वायर्ड थी, सेम वही आ चुका है। और इसका एंथैल्पी कैसे निकलेगा? +890.3 प्लस -393.5 प्लस 2 इंटू -285.8। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आंसर निकल जाएगा -74.8। ये आंसर है। आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। और ठीक इसी के वर्गे का, इसी के लेवल का एक क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 6.14। इसके बाद 6.14 कराऊंगा क्योंकि दोनों सेम है। फटाफट से जरा पढ़िए और करने की कोशिश करिए 6.14 क्वेश्चन। चलिए
मैं एक बार बताता हूँ टाइम्स अप। 7.6.13 क्वेश्चन की बात हो रही है, सॉरी 6.14 क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। मतलब CH3OH की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो अब आप अपने हिसाब से लगा लो कि CH3OH कैसे बनता है, बनाना है इसको। तो CH3OH को इधर लिखो और इसे बनाना है। तो कैसे बनाओगे? एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन कैसे आएंगे? 2H2 से, क्योंकि हाइड्रोजन मिलता तो H2 के रूप में ही है ना। तो इधर 4 हाइड्रोजन चाहिए तो 2H2। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन, मतलब हाफ O2 लेना पड़ेगा। तो ये चीज है रिक्वायर्ड, इसकी पूछ रहा है फॉर्मेशन क्या है, मतलब ये है रिक्वायर्ड, इसकी एंथैल्पी पूछी जा रही है, क्वेश्चन मार्क। इसके बदले में उसने हमें कुछ डेटा दे रखा है, उसने हमें 3 रिएक्शंस दे रखी हैं गिवन। ये है टू फाइंड। अब गिवन क्या क्या है जरा देखते हैं। गिवन है CH3OH प्लस 3/2O2 gives CO2 plus 2H2। इसकी एंथैल्पी है -726। फिर अगली दे रखी है C+O2 gives CO2 और इसकी एंथैल्पी 2 मान लेते हैं, ये 1 है। कितनी दे रखी है? -393। फिर इसके अलावा H2 प्लस हाफ O2 बना रहा है H2O और इसकी एंथैल्पी दे रखी है उसने -286। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये तीनों है गिवन, हमें कार्बन इधर चाहिए, कार्बन इधर है, हमें H2 चाहिए, H2 है, इंटू 2 करना पड़ेगा, कर दिया। लो और बताओ। O2 को कभी नहीं देखना, O2 की एंथैल्पी 0 होती है हमेशा। CH3OH उधर चाहिए, हमें CH3OH इधर दे रखा है। तो हम लोग इस रिएक्शन को रिवर्ट कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिख देंगे तो मैंने अभी आपको बताया इसकी एंथैल्पी हो जाएगी प्लस, इधर आ जाएगा CO2 प्लस 2H2O gives CH3OH प्लस 3/2O2। अब इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ओवरऑल जजमेंट देखनी है। अब इसको सॉल्व करना है ओवरऑल। एलिमिनेट करो, CO2 से कट गया CO2, 2H2O से 2H2O, इधर दोनों मिलाकर हो गए 2O2 और उधर हो गए 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1/1.5O2। तो 1.5O2 इधर है, इधर 2O2 है, तो इधर आधा बच गया, आधा। तो इधर क्या क्या बच गया? एक C बच गया, एक 2H2 बच गया और आधा O2 बच गया। उधर क्या बचा है? उधर बचा है सिर्फ CH3OH। और इसका डेल्टा एंथैल्पी क्या होगा? +726, तीनों को प्लस करना है, -393 प्लस 2 इंटू -286। ये आ गया तुम लोगों का इसकी एंथैल्पी, ये आ गया। ये हेस लॉ से है, ये एक्चुअली में ये हेस लॉ से है, फ्रॉम हेसिस लॉ। अगर देखना है किसी को ये डायरेक्ट मेथड कैसा होगा, डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड से कैसे करता, तो डायरेक्ट मेथड में बस पहली रिएक्शन से बात बन जाती जो दे रखी थी उसने,
कंबशन की CH3OH प्लस 3/2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O और इसका डेल्टा H उसने दे रखा था -726। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है CH3OH की, तो इसकी मान ली X, 3/2O2 की ऑक्सीजन की हमेशा 0 होती है, CO2 की दे रखी है उसने नीचे ही -393 और H2O की भी उसने दे रखी है -286। तो अब आपको एक ही फार्मूला लगाना है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू HP माइनस HR। डेल्टा H इज इक्वल्स टू HP, प्रोडक्ट में कौन कौन है, एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ CH3OH प्लस 0, क्योंकि ऑक्सीजन की एंथैल्पी हमेशा सदैव 0 होती है। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा H दिया हुआ है तुम लोगों का कितना, -726 इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ CO2 कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो -393, फिर 2 इंटू H2O है, H2O की कितनी दे रखी है 286, तो 2 इंटू -286, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट में कौन है, CH3OH, कितनी है एंथैल्पी, X मान ली मैंने, नहीं तो पूरा लिख सकते थे एंथैल्पी ऑफ CH3OH, इसको निकालनी है क्वेश्चन मार्क, तो निकालनी है एंथैल्पी ऑफ CH3OH और ऑक्सीजन की 0 है। तो अब क्या होगा, वो इधर आ जाएगा, मूव कर जाएगा, एंथैल्पी ऑफ CH3OH प्लस हो जाएगा और उधर रह जाएगा -393 प्लस 2 इंटू -286 और ये -726 उधर जाकर क्या बन जाएगा बच्चों, +726। इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ये और है, दूसरा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, आपको डिसाइड करना है आपको किससे करना है। मैं आपको दोनों तरीकों से बताते हुए चल रहा हूं। तो 2 सवाल कर लिए हमने फिलहाल के, 6.5 और ये 6.14। वापस से ऊपर चलूंगा, 6.5 के बाद 6.6 थियरी वाला क्वेश्चन है, 6.7 पे चलूंगा। एक बार 6.7 क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लीजिए आप। कह रहा है इन अ प्रोसेस 701 किलोजूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। एक प्रोसेस में 701 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम ने एब्सॉर्ब किया है इतना हीट, तो Q कितना हो गया, +701। एक बार मैं साइन कन्वेंशन का यहां पर एक टेबल बना देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि Q होगा पॉजिटिव, जब हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, Q नेगेटिव होगा जब हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम होगा। इसी तरह से W वर्क डन पॉजिटिव होगा व्हेन वर्क इज डन on the system, or W will be negative when work is done by the system, जब सिस्टम काम करता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, 701 किलोजूल हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, प्लस फिर कह रहा है 394 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन, W क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब -394 काम किया है। वर्क जब सिस्टम करता है तो नेगेटिव होता है, यहां मैंने लिख दिया है। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, बताओ। एक फॉर्मूला और था इधर, मुझे लिखना चाहिए था। 7th फार्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W।
डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Q कितना है 701 प्लस W कितना है -394। अब डेल्टा U इज इक्वल्स टू सॉल्व कर दो, 307 निकल रहा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 6.8। 6.8 में कह रहा था रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN विद डाई ऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। इस लाइन में कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं थी। डेल्टा U इज फाउंड टू बी, डेल्टा U यहां पे कुछ समझ में आया। डेल्टा U है -742.7, -742.7 दे रखा है किलो जूल पर मोल। चलो भाई एक चीज समझ में आ गई। फिर कह रहा है एंथैल्पी चेंज निकालो, मतलब दे आर आस्किंग फॉर डेल्टा H। डेल्टा H पूछ रहे हैं भैया हमसे। चलो फार्मूला लगाओ, क्या होता है फार्मूला डेल्टा H का भाई। डेल्टा H का फार्मूला है, डेल्टा H का फार्मूला है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। मैंने अभी पीछे बताया आपको ये फार्मूला है। और इस फार्मूले के तीन तीन फार्मूला डायरेक्ट कभी नहीं लगता, या तो ये वाला लगता है, या तो ये वाला, या तो ये वाला। पर यहां कौन सा लगेगा, यहां ये तीसरे वाला लगेगा। रीजन क्या है? रीजन सर मेरे पास बड़ा ठोस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम दे ही नहीं रखा। ना प्रेशर दिया हुआ है ना वॉल्यूम दिया हुआ है। सीधे मैं लिख दूंगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। अब ये डेल्टा N मतलब क्या है बच्चों? डेल्टा N मतलब होता है डेल्टा जिसके आगे भी लगा होता है उसका मतलब होता है चेंज। नाउ इस रिएक्शन फार्मूले को लेकर इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स में क्या बदलाव आया है? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। अब हमें कैसे पता लगेगा प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स क्या है भाई? अरे भाई रिएक्शन देखकर, रिएक्शन है NH2CN प्लस 3/2O2 gives N2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस क्वेश्चन में है NR मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट है मोल्स के इतने, एक है NH2CN का और 3/2 है O2 के। 3/2 का मतलब ही 1.5 है यार, इजी लिख लिया अगर उसको तो 2.5 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2.5 हो गए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए? एक है N2, एक है CO2, एक है H2O, 3। तो इसका मतलब जब मैं डेल्टा N निकालूंगा तो क्या निकलेगा? कौन मुझे बताएगा डेल्टा N क्या होगा? 3 माइनस 2.5 मतलब आधा। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। डेल्टा U कितना दे रखा है लाल सिंह? डेल्टा U दे रखा है -742.7 प्लस डेल्टा N कितना निकाला है तुमने? माइनस आधा।
हाफ इनटू में आर की कितनी वैल्यू होती है 8.314, पर वो जूल में होती है और ये है किलो जूल में। ये वैल्यू किलो जूल में है, देखो ध्यान से, डेल्टा एच को किलो जूल में है और 8.314 होती है जूल, तो इसको 1000 से डिवाइड कर कर मतलब इंटू 10 की पावर -3 लिख दो। और टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो 298 केल्विन लिखना है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आप लोगों का आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात क्या थी, गौर करने वाली बात ये थी कि आर की वैल्यू को हमने किलो जूल में जब रिप्रेजेंट करा, आर, मैं एक दूसरे पेन से लिख देता हूं, आर की वैल्यू को 8.314 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल में अगर करना है तो किलो जूल में ये होगा इसकी वैल्यू, पर मोल पर केल्विन। ये चीज ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6.9 पर। 6.9 में कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 60 ग्राम एल्यूमिनियम को फ्रॉम 35 डिग्री टू 55 डिग्री, 35 से 55 तक 60 ग्राम एल्यूमिनियम को रेस करना है। तो सबसे पहले डेल्टा टी अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 20, चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो और 20 केल्विन हो, उसका मतलब देयर इज नो नीड कि आप दोनों को केल्विन में चेंज करें और फिर माइनस करें। जो डिफरेंस होता है दैट विल ऑलवेज बी सेम वेदर इट इज इन केल्विन और इट इज इन डिग्री सेल्सियस, द डिफरेंस इज डिफरेंस। इसके बाद कह रहा है मोलार हीट कैपेसिटी, मतलब सीएम भी दे रखा है इसका 24 पर वो क्या है जूल पर मोल पर केल्विन, और 60 ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है। तो हमें फार्मूला क्या पता है, अभी मैंने बताया अगर मोलर हीट दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स सीएम डेल्टा टी, ये फार्मूला यूज होगा। क्यू हीट पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलार मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कितना मास गिवन है एल्यूमिनियम का 60 ग्राम, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27, ये याद रखिएगा। उसके बाद सीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20। इसको सॉल्व कर कर जो भी आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1066.7 आएगा मेरे ख्याल से, मुझे थोड़ा सा याद है जूल्स में। ये आपका आंसर है। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6.10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6.10। 6.10 क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए। सर हाँ बेटा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9 में सर टेम्परेचर को केल्विन में नहीं करेंगे? वही तो मैंने अभी भी कहा है, आपने सुना नहीं मेरी बात बेटा, फिर ध्यान से। मैंने ये अच्छा कहा कि टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, डिफरेंस निकाला है, डिफरेंस, चाहे डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में निकले चाहे केल्विन में निकले, ये एक ही बात है। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। मतलब 35 डिग्री है और एक है दूसरा टेम्परेचर है 55 डिग्री, इन दोनों को डिग्री में माइनस करोगे तो 20 डिग्री निकलेगा। अब कैल्विन में प्लस करो, अपना दिमाग लगाओ। कैल्विन में करने के लिए से क्या करूंगा, प्लस 273, इसमें भी प्लस 273, फिर जब इसमें से इसको माइनस करूंगा 273 से 273 कट ही जाएगा, डिफरेंस भी 20 केल्विन ही आएगा डिग्री। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, दोनों बराबर होते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज दैट क्लियर? यस सर।
चलिए बेटा, अब 6.10 क्वेश्चन पढ़िए। 6.10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Calculate the enthalpy change of 1 mole of water at 10 degree Celsius to ice at 10 degree Celsius। मतलब 1 मोल पानी है 10 डिग्री सेल्सियस में, मतलब हमारे पास अभी H2O लिक्विड है 10 डिग्री सेल्सियस में। ओके, इसे बदलना है आइस में, मतलब H2O सॉलिड में बदलना है -10 डिग्री सेल्सियस में। तो कह रहा है बताओ कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो एक बात मैं सभी को बता दूं और सभी कान खोल के सुन लें भाई, ये जो फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ये फार्मूला सिर्फ तभी के लिए एप्लीकेबल है, डिफरेंस टेम्परेचर तभी के लिए एप्लीकेबल है जब स्टेट चेंज ना हो रहे हो। मतलब जैसे इधर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तुम सोच रहे हो MC डेल्टा T कर दूंगा, डिफरेंस आ जाएगा -10 -20 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई। इसका मतलब ये स्टेट चेंज को नहीं करता। स्टेट चेंज के लिए एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होता है, जो मैंने आप लोगों को करवाया था, जिसमें फेज चेंज होते हैं। तो लिक्विड सॉलिड कब बनता है? लिक्विड सॉलिड बनता है जब 0 डिग्री पे लिक्विड हो। वही लिक्विड 0 डिग्री सॉलिड पे बनता है। मतलब बर्फ बनने का टेम्परेचर 0 डिग्री है, जो पानी 0 डिग्री पे होगा वो 0 डिग्री पे बर्फ बनेगा। इसमें डेल्टा टी कुछ नहीं होता, 0 होता है, तो उसमें हीट नहीं होता, क्यू नहीं होता उस केस में। उस केस में क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सॉलिड बन रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल होगा। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, याद करिए, सॉलिड से लिक्विड बने या लिक्विड से सॉलिड, इसमें आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस बने या गैस से लिक्विड बने, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और सॉलिड से गैस बने या फिर गैस से सॉलिड, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे इधर चेंज करना पड़ेगा, इसको H2O लिक्विड ही रहे 0 डिग्री सेल्सियस में। फिर इधर H2O सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस में। तो इधर इस वाले स्टेप को जरा ध्यान से देखिए। जब वो H2O लिक्विड था 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर H2O सॉलिड बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर सेम रहा, बस फेज चेंज हो गया। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इधर आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर यहां से फिर यहां पर गया, फिर 0 डिग्री से फिर -10 डिग्री पे गया। तो मान लिया इधर हीट लगी Q1, इधर हीट लगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इधर हीट लगी Q2। तो टोटल हीट कितनी हो गई लाला? टोटल हीट हो गई Q इज इक्वल्स टू Q1। इस रूट के लिए लगा हमें Q1। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इस रूट के लिए लगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर इधर के लिए लगा Q2, इधर के लिए लगा Q2। तो ये है टोटल हिसाब किताब। अब Q1 कैसे निकलेगा? Q1 मतलब ये Q1 निकालने का फार्मूला तुम्हें पता ही अच्छी तरह से। 1 मोल पानी का है, मोल 1 है, 1 मोल, नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1। तो फार्मूला हो जाएगा NCM डेल्टा T। शुरू में इसने बता दिया नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो N तो 1 हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ CM डेल्टा T, क्योंकि N की वैल्यू है 1 मोल। इधर भी ये क्या होगा? CM डेल्टा T, दोनों अलग अलग हैं। इधर डैश डैश लगा देता हूं, मतलब वो Q2 का है, तो इधर किसकी जगह आ जाएगा? CM डेल्टा T प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है बीच में। फिर इधर CM डेल्टा T है, डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब ये Q2 का है, आप लोगों को पता लग जाएगा।
अब Cm, ये HQ1 किसका है? लिक्विड का है। तो नीचे क्वेश्चन में दे रखा है लिक्विड का C, क्वेश्चन में दे रखा है लिक्विड का C कितना है? लिक्विड का C है 75.3, तो इसकी जगह आ जाएगा 75.3 इंटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मेरे एरो को देखिए ध्यान से, ये है टी फाइनल और ये है टी इनिशियल, मतलब 0 माइनस 10। और मैंने अभी भी बताया है टेम्परेचर अगर दोनों डिग्री में दे रखे हैं, केल्विन में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो डिग्री में जो होगा वही केल्विन में होगा सेम। तो ये आ गया -10, ये आ गया पहले वाला मतलब Q1 प्लस। अब आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बारी। क्वेश्चन में दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना है भाई? क्वेश्चन में दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है 6.03, पर याद रखना वो दोनों जूल में है, ये किलो जूल में है। तो 6.03 इंटू 10 की पावर 3 कर दिया मैंने, ये आ गया तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब आता है आखिरी दौर पर तीसरा Q2 निकालने का, Cm डेल्टा टी। और ये Cm, ये ध्यान रखना, इधर पे आ गए हम लोग ये वाले फेज पर। इधर के लिए जो Cm होगा वो मोलर हीट कैपेसिटी होगा सॉलिड के लिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है H2O सॉलिड 36.8, तो 36.8 इंटू डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे दोबारा? शुरुआत में टेम्परेचर था ये और बाद में टेम्परेचर हुआ ये। इस विंग को देखिए, इस विंग में शुरुआत में था 0, 0 माइनस -10, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होता ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, -10 -0, तो -10 -0 हो गया -10, ये आ गया तुम्हारा का ये चीज। अब इन तीनों को सॉल्व कर कर तुम लोगों का आंसर आ जाएगा 7151 माइनस 7151। याद करिएगा, ये जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है इसे नेगेटिव में लेना है आप लोगों को। मैं बता दूं नेगेटिव में क्यों, क्योंकि यहां पर ये चीज लिक्विड से सॉलिड बन रही है। तो लिक्विड से सॉलिड बनेगी जब हीट लेगी, सॉलिड से लिक्विड जब बनेगी तो हीट देंगे, प्लस होगा, गर्मी देंगे बर्फ को पिघलाने के लिए। बट जब लिक्विड से सॉलिड होगा, मैंने आप लोगों को हमेशा ये बताया है कि वैल्यू सेम रहती है, बस निशान चेंज हो जाता है, उसके आगे एक माइनस लग जाएगा, एक माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा एक नेगेटिव साइन shows change of liquid to solid। तो लिक्विड से सॉलिड जब भी जाता है तो नेगेटिव होता है, हीट निकाली जाती है, लिक्विड से हीट निकालोगे तो वो सॉलिड बनता है, और उल्टा सॉलिड में हीट देते हैं तो वो लिक्विड बनता है। तो याद रखना, ये आ गया ये आंसर, जूल में आएगा, जूल जूल। तो इस तरह से आप लोगों का खत्म हो गया ये टॉपिक भी, ये क्वेश्चन भी। अब 6.11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6.11 क्वेश्चन की क्या कह रहा है? 6.11 क्वेश्चन कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 दे रखा है इसने, मतलब C जल कैसे रहा होगा, C प्लस CO2 गिव्स CO2, और इसकी एंथैल्पी इसने दे रखी है -393.5। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। 35.2 ग्राम की पूछ रहा है। ये कितने की है? ये 1 मोल की है, 1 मोल, 1 CO2 की। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं जैसे हम लोग पहले करते थे, याद करिए,
चैप्टर 1 में कि हीट रिलीज्ड फॉर 1 मोल ऑफ CO2, और 1 मोल की जगह मैं कितना मास लिख सकता हूं? 44 ग्राम ऑफ CO2 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि CO2 का मास इसका 12 है और एक ऑक्सीजन का 16 है। 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू 2 32, 32 और 12 हो जाएंगे 44। समझो मेरी बात। तो 44 ग्राम CO2 के लिए भी हो जाएगा -393.5 किलो जूल। इसका आ गया। तो 1 ग्राम का कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ CO2 का कितना होगा? -393.5 डिवाइडेड बाय 44। और क्वेश्चन में कितने ग्राम का पूछ रहा है? 35.2 का। तो 35.2 ग्राम CO2 का कितना होगा? -393.5 अपॉन में 44 इंटू में 35.2। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? एक सेकेंड, मुझे कैलकुलेटर से करने दो। 314.8 किलो जूल, ये आंसर आ जाएगा पर मोल किलो जूल के हिसाब से। अब आ जाते हैं 6.12 क्वेश्चन पर। 6.12 क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, N2, N2O4 सबकी दे रखी है और कह रहा है फाइंड द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? N2O4 plus 3CO gives N2O plus 3CO2। ये दे रखी है रिएक्शन, सबके एंथैल्पीज दे रखी है उसने। CO की है -110, CO की जगह नीचे लिख दूं -110। CO2 की -393, उसके नीचे लिख दिया। N2O की है 81, N2O की 81 और N2O4 की 9.7। चलो भाई, अब डेल्टा H का फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको समझाया HP माइनस HR, यही समझाया है। डेल्टा HP में कौन है? प्रोडक्ट में कौन है? ये दोनों है प्रोडक्ट में। मतलब एंथैल्पी ऑफ N2O प्लस थ्राइस एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में कौन है? ये दोनों है सर। एंथैल्पी ऑफ N2O4 प्लस थ्राइस एंथैल्पी ऑफ CO। अब एंथैल्पी ऑफ N2O कितनी है? 81 प्लस थ्राइस CO2 की कितनी है? -393। N2O4 की कितनी है? 9.7 प्लस थ्राइस H2O की 110। बस इसको सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी योर आंसर। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 6.13 देखेंगे इसके बाद, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सिक्स पॉइंट 13 क्वेश्चन पढ़िए, जरा ध्यान से पढ़िए 6.13 क्वेश्चन। बहुत इजी है, कोई दिमाग लगा पाएगा? कैसे करना है? एनीवन, एनी आइडिया? हेलो, क्या हुआ बेटा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें अमोनिया की फॉर्मेशन की बात कर रहा है। N2 plus 3H2 gives 2NH3 की बात कर रहा है, और इसकी एंथैल्पी दे रखी है -92.4। तो पूछ रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NH3 की कितनी है। तो इसकी 0 होती है, आपको पता ही है। अकेला N2, मैंने आपको बताया कोई चीज बन नहीं रही, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसकी 0 होगी। H2 पाया ही जाता है 0। NH3 की पूछ रहा है X, तो फार्मूला लगा दिया डेल्टा H इज इक्वल्स टू HP माइनस HR। डेल्टा H कितना दे रखा है रिएक्शन का, -92.4। HP प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ NH3 क्वेश्चन मार्क, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ NH3 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 0 प्लस 0। मैं दोबारा बता दूं इनकी एंथैल्पी 0 क्यों है, O2 की तरह ही ये भी 0 है, क्योंकि O2 बनाया नहीं जाता, फॉर्मेशन नहीं है। O2 की फॉर्मेशन ही O2 होती है। N2 भी प्रकृति में मिलता ही N2 के रूप में है, H2 भी प्रकृति में मिलता ही H2 में। इन सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। तो 92.4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ NH3, इसको डिवाइड कर देंगे, आ गया -46.2 किलो जूल। ये आंसर है। अब इसके बाद 6.14 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया। 6.15 क्वेश्चन पढ़िए जरा एक बार। सिक्स 6.15 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए जरा। 6.15 क्वेश्चन, चलिए अब ये 6.15 क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 6.15 क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, CCl4 गैशियस स्टेट में है और बन रहा है C गैशियस स्टेट में और 4 टाइम्स ऑफ Cl गैशियस स्टेट। सबकी एंथैल्पी दे रखी है, जो जो एंथैल्पी दे रखी है इसकी एंथैल्पी चेंज निकलवा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। पहले जिस जिसकी एंथैल्पी दे रखी है वो ले लेते हैं। CCl4 की 2 एंथैल्पीज दे रखी है इसमें, कोई बात नहीं, एक फॉर्मेशन की और एक वेपराइजेशन की। क्यों, मैं आपको बताता हूं। CCl4 जब बनता है तो वो लिक्विड अवस्था में बनता है। यहां पे उसका गैशियस लिया गया, इसका मतलब उसको बनाकर फिर गैस में कन्वर्ट कर दिया गया है, कोई बात नहीं। तो उसकी फॉर्मेशन की है -135.5
प्लस कर देंगे, दो एंथैल्पीज है तो एक ही की दो एंथैल्पी दे रखी हो तो वो प्लस कर देंगे, ये आ गया नेट एंथैल्पी ऑफ CCl4 आ जाएगा। अब कार्बन की एंथैल्पी कितनी दे रखी है, 715 15 दे रखी है। और Cl की, ये बड़ा रोचक तथ्य है, यहां पर हमें Cl2 की 242 दे रखी है, 242 दे रखी है Cl। तो बताओ क्या करेंगे यहां पर, 2 इंटू 242 करेंगे। क्यों करेंगे, कौन दिमाग लगाएगा अपना, अरे भाई Cl2 की 242 है, 2Cl2 का मतलब 2 इंटू 242 होगा, क्योंकि हमें 4 क्लोरीन चाहिए थे, 4 क्लोरीन। तो हमने Cl2 को 4 से नहीं मल्टीप्लाई करा फिर 8 क्लोरीन हो जाते, नहीं, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तब डेल्टा H का क्या फार्मूला, वी आर स्टिकिंग टू द सेम फार्मूला, HP माइनस HR। डेल्टा H सर निकालना है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ Cl2, ये आ गया, माइनस एंथैल्पी ऑफ CCH4, ये बड़ा वाला H का मतलब है एंथैल्पी। अब वैल्यू पुट कर दो, कार्बन की है 715 प्लस 2 इंटू 242 माइनस Cl4 की माइनस 135.5 प्लस 30.5, इनको सॉल्व कर कर आ जाएगा 1304, ये आएगा किलो जूल, ये आ गया। पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक और चीज पूछ रहा है, क्या, इसमें आखिर में एक और चीज पूछी जा रही है, कह रहे हैं एंड कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl, मतलब CCl की बॉन्ड एंथैल्पी पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, यहां पर ये टोटल किसकी एंथैल्पी है भाई, CCl4 की, मतलब जहां पर 4, ये जो एंथैल्पी निकली है ना, इट इज ऑफ CCl4, मतलब Cl के 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए फॉर 1 बॉन्ड, एक CCl बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, ये तो 4 बॉन्ड के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए सर, 326 किलो जूल, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 6.17 क्वेश्चन पढ़िए जरा अच्छी तरह से। सिक्स 6.17 क्वेश्चन में कह रहा है, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A प्लस B गिव्स C, डेल्टा H दे रखा है 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा S दे रखा है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने आप लोगों को बताया था डेल्टा जी की 3 बातें याद रखना। डेल्टा जी अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, अगर पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, और ये फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी 0 से छोटा होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस 0 से छोटा होगा, डेल्टा एच कितना है 400
माइनस टेम्परेचर नहीं पता, डेल्टा एस कितना है 0.2, टेम्परेचर नहीं पता, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4000 माइनस 2t इज लेस देन 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4000 माइनस 2t इज लेस देन 0, माइनस 2t इज माइनस 4000, तो माइनस से जब माइनस कटता है ना लीनियर इनइक्वालिटीज में बेटा, निशान चेंज हो जाते हैं, तो टेम्परेचर 2000 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इसके बाद 6.19 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कह रहा है फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस b गिव्स 2d, 2d इसका डेल्टा U दे रखा है माइनस 10.5 किलो जूल एंड डेल्टा S दे रखा है माइनस 44.1 जूल पर केल्विन। निकालना है डेल्टा G। अब डेल्टा G का एक फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, प्लस डेल्टा PV, फिर आपको याद आएगा सर P और V तो नहीं दे रखे और ना ही डेल्टा H दे रखा है, तो डेल्टा H का एक फार्मूला क्या है याद करिए, सॉरी डेल्टा G का फार्मूला है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा एंथैल्पी नहीं दे रखी तो इसकी जगह डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है। अब डेल्टा U कितना है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा nRT, ये मैंने समझाया था अभी पीछे आप लोगों को। डेल्टा U कितना दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस 10.5 प्लस डेल्टा N, डेल्टा N मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, यही निकाल लो जरा, डेल्टा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, रिएक्टेंट कितने हैं भाई 3, मतलब -1 हो रहा है, -1 इंटू R की वैल्यू मैंने आप लोगों को समझाई थी अभी 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल में, इंटू टेम्परेचर 298 माइनस टेम्परेचर दोबारा 298 इंटू डेल्टा एस कितना दे रखा है, डेल्टा एस चेक करिए बेटा, ऊपर दे रखा है पर वो भी -44.1 इंटू 10 की पावर -3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेल्टा यू किलो जूल में है और डेल्टा एस जूल में है। इसको सॉल्व कर कर डेल्टा जी की वैल्यू 0.16 किलो जूल में आ जाएगी, और अगर क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, एज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, देयरफॉर रिएक्शन होएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लास्ट क्वेश्चन 6.20 कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10, मतलब Kc की वैल्यू कितनी है 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा जी निकालना है, फार्मूला है -2.303 RT log Kc, डेल्टा जी निकालना है -2.303, R की वैल्यू 8.314 है, तुम्हें पता ही है, इनटू में 300 इनटू में log Kc की जगह आ जाएगा 10, तो आ जाएगा -2.303 8.314 इंटू 300 और log 10 की वैल्यू बच्चों होती है 1, इसको सॉल्व करके आ जाएगा -57441.14 जूल पर मोल। डेल्टा जी हमेशा कोशिश करा करो किलो जूल में रिप्रेजेंट करा करो,
तो इसको -57 या 5.77 या 744 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ ये पूरा खत्म होता है चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थर्मोडायनेमिक्स के।